आज हम लोग पढ़ेंगे सर मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले मुद्रा का परिमाण सिद्धांत शुरू करने के पहले हम लोग ये समझ लें कि आखिर ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या चीज़ है। जिस प्रकार से वस्तुओं का कीमत निर्धारित होता है, वस्तुओं का कीमत जैसे निर्धारित होता है, उसी तरह से मुद्रा का भी कीमत निर्धारित होता है। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण के जैसा ही मुद्रा का भी मूल्य निर्धारण होता है। हम लोग जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसमें मुद्रा के मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात हम लोग देख लिए कि जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है इसमें हम लोग मुद्रा के मूल्य निर्धारण के संबंध में पढ़ते हैं। ठीक है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में इकोनॉमिक्स में बहुत सारा सिद्धांत है, लेकिन मुख्य रूप से दो सिद्धांत है और झारखंड टीजीटी के सिलेबस में हम लोगों को दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। एक फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत और दूसरा कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को भी पहले पढ़े हैं, कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को भी पढ़े हैं। लेकिन देखिए, ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए जो अपना जो हमारा सोच है या हम जो देखे हैं कि ऑब्जेक्टिव आप तभी सही कर पाइएगा जब पूरे सिद्धांत को लाइन बाय लाइन आपके पास अपना समझ होगा। अगर खुद का समझ होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव में उसकी नियम की मान्यता से रहता है और हर नियम की मान्यता को दिमाग में सेट रखना ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत बारीकी से आज मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, विशेषकर फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को समझते हैं। ठीक है, जैसे मतलब हो गया, परिमाण मतलब क्वांटिटी। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं सर। हम लोग अभी तक जो देखे कि जिस तरह से वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है उस तरह से मुद्रा के मूल्य का भी निर्धारण होता है। हम लोग मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में मुद्रा के मूल्य निर्धारण के संबंध में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग जब मुद्रा का परिमाण सिद्धांत की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग चर्चा किए थे कि मुख्य रूप से दो सिद्धांत है, एक फिशर का सिद्धांत है और दूसरा कैम्ब्रिज का सिद्धांत। ठीक है, आप लोग इरविंग फिशर का नाम बहुत पहले भी सुने थे। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की बात छोड़ दीजिए, आप लोग इरविंग फिशर का नाम कहाँ सुने थे बताइए। तो इरविंग फिशर का नाम जब आप सूचकांक पढ़ रहे होंगे, इंडेक्स नंबर जब आप पढ़ रहे होंगे, तो इंडेक्स नंबर का जो आइडियल फार्मूला जो दिए थे वो फिशर महोदय दिए थे। और आप लोग आइडियल फार्मूला को थोड़ा सा याद कीजिए कि निर्देशांक निकालने का बहुत सारा सूत्र था, लेकिन जो फिशर का जो सूत्र था ये आदर्श सूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। तो फिशर के बारे में इतनी जानकारी हम लोग रखते हैं। फिशर के बारे में छोटा सा और जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं कि फिशर रहने वाले हैं अमेरिका के, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इरविंग फिशर रहने वाले अमेरिका के हैं और फिशर की एक विश्व विख्यात किताब है। उस किताब का नाम है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव बन गया उस पर हम लोग चर्चा करने पर हम लोग अभी देख लीजिए, जब फिशर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये देखें कि फिशर आदर्श निर्देशांक का सूत्र दिए थे और उनका जो सूत्र था वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। फिर हम लोग चर्चा किए कि फिशर किस देश के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। एक बात बताइए, फिशर की किताब का नाम क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी। एक बात और जान लीजिए कि ये जो किताब है फिशर का, ये पब्लिश हुआ था 1911 ईस्वी में। तो इससे जो जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था हम लोग देख लिए। फिशर रहने वाले कहाँ के हैं? अमेरिका के। फिशर की किताब का नाम क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उसके बाद बताइए फिशर का किताब पब्लिश कब हुआ था? 1911। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक सारा बात हम लोगों को समझ में आ गया, याद ही हो गया होगा आप लोगों को। किताब कब पब्लिश हुआ था?
1911। उनकी किताब का नाम क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आदर्श निर्देशांक के सूत्र का प्रतिपादन कौन किए थे? इरविंग फिशर। अच्छा बताइए मनोज सर, हाँ सर। कल हम लोग चर्चा किए थे कि वह कौन सा बाजार है जहां मांग वक्र अनिश्चित होता है? हाँ, एकाधिकारी नहीं, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का बाजार। अच्छा बताइए, कल हम लोग चर्चा किए थे कि वह कौन सा बाजार है जिसमें मांग की आड़ी लोच इन्फिनिटिव होता है? इन्फिनिटिव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता। वह कौन सा बाजार है जिसमें मांग की आड़ी लोच जीरो होता है? हाँ, यही एकाधिकार। एकाधिकार। मांग की आड़ी लोच एकाधिकार में जीरो क्यों होता है? क्योंकि उसका पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु कोई वहाँ होता ही नहीं। एकाधिकार के बाजार में प्रतिस्थापक वस्तु नहीं रहता। तो ये सब हम लोग कल चर्चा किए थे। हाँ। चलिए फिर हम लोग लौटिए फिशर में। बताइए फिशर की किताब का नाम क्या है? कब प्रकाशित हुआ? 1911। फिशर रहने वाले कहाँ के? अमेरिका के। अब एकदम बहुत ध्यान से समझना है कि आखिर फिशर अपने परिमाण सिद्धांत में क्या कहना चाहिए। हम लोग ये देखें कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में दो सिद्धांत, एक फिशर का और दूसरा कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का। फिशर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम लोग फिशर का लेन देन समीकरण भी कहते हैं, और कैम्ब्रिज सिद्धांत जो है उसको कैम्ब्रिज का नगद शेष समीकरण कहते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिए मात्र एक लाइन की बात है, लेकिन यहाँ भी दो ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। हाँ। कि फिशर मुद्रा के विनिमय कार्य को महत्व दिए थे, मुद्रा के लेन देन के कार्य को महत्व दिए थे, लेकिन जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे वो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा के किस काम को महत्व दिए थे? संचय, संग्रह। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फिशर की मुद्रा उड़ती हुई मुद्रा है और कैम्ब्रिज की मुद्रा बैठी हुई मुद्रा है। ठीक है, किसकी मुद्रा बैठी हुई मुद्रा है? कैम्ब्रिज। किसकी मुद्रा उड़ती हुई मुद्रा है? फिशर के मुद्रा को उड़ती हुई मुद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि फिशर ने कहा कि पैसा का काम खर्च करना है, पैसा का काम विनिमय करना है, पैसा का काम लेन देन करना है, इसलिए फिशर के मुद्रा को हम लोग उड़ती हुई मुद्रा कहे और कैम्ब्रिज के मुद्रा को बैठी हुई मुद्रा कहे। क्लियर? चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए फिशर का किताब कब पब्लिश हुआ था? 1911। बताइए फिशर की किताब का नाम क्या है? फिशर रहने वाले कहाँ के थे? फिशर की मुद्रा कैसी मुद्रा है? कैम्ब्रिज की मुद्रा कैसी मुद्रा है? बैठी हुई मुद्रा है। अब देखिए हम लोगों को जो समझना है, फिशर अपने, अब देखिए लिखिए नहीं अभी, पहले एकदम समझ लीजिए। हम आप लोगों को एक PDF नोट्स दे देंगे, ठीक है? पहले एकदम खूब बढ़िया से हर बात को समझ लीजिए, ठीक है? हम आप लोगों को पढ़ाने के दौरान में जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, TGT PGT में, नेट में, इसे जो क्वेश्चन रहा है हम वो क्वेश्चन दिखलाना चाहते हैं। दिमाग को स्थिर रखिएगा, लिखने में ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है? खाली समझिएगा चीज़ों को। हम लोग अभी तक जो चर्चा कर लिए, फिशर अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, 1911 में किताब पब्लिश हुआ था, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकी किताब का नाम है, और इनकी मुद्रा उड़ती हुई मुद्रा है, कैम्ब्रिज की मुद्रा बैठी हुई मुद्रा है। अच्छा, जब हम लोग इतनी बात कर लिए तो थोड़ा सा हम लोगों को ये भी बात कर लेना चाहिए था कि कैम्ब्रिज में कितने अर्थशास्त्री थे जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिए, वो कितने अर्थशास्त्री थे और कौन कौन थे बताइए? देखिए सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, अब वहां बैठिएगा एग्जाम में, ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा और थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहिएगा तो वहां बना पाना बहुत चुनौतीपूर्ण चीज है। आप कैम्ब्रिज समीकरण को समझ भी रहे हैं और अगर नाम याद नहीं है तो ऑब्जेक्टिव सही करके नहीं आइएगा। तो कैम्ब्रिज में 4 अर्थशास्त्री थे, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स। ठीक है, कैम्ब्रिज समीकरण जो कैम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, ये 4 अर्थशास्त्रियों ने दिया था। वो 4 अर्थशास्त्री कौन कौन है? मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स। फिर से बोलिए, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स।
क्लियर? हाँ। यहाँ तक एकदम आपको याद हो गया कि नहीं? मुद्रा के मूल्य निर्धारण के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, ठीक है। हम लोग ये भी चर्चा कर लिए कि फिशर रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका थे, अमेरिका के रहने वाले थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? उत्तर अमेरिका में, नहीं लंदन में। लंदन। तो कैम्ब्रिज में कितने अर्थशास्त्री थे? कौन थे? मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केन्स। अच्छा बताइए, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के किस काम को ज्यादा महत्व दिया? संचय को दिया। और फिशर किसको महत्व दिए? ये लेन देन विनिमय को दिए। फिशर की मुद्रा कैसी मुद्रा है? और कैम्ब्रिज की मुद्रा खर्च करके आनंद लेने की बात कौन कर रहे थे? फिशर। लेकिन पैसा को देख देख के आनंद लेना चाहिए कौन कह रहे थे? कि पैसा को बैंक में रखिए, पैसा को बक्सा में रखिए, ये बात कौन कह रहे थे? कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कह रहे थे। क्लियर? अब देखिए, आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, कई बार मेरे मन में भी आता था। सवाल ये उठता है कि किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है उस देश का मौद्रिक अधिकारी होता है। केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा जारी करता है और केंद्रीय बैंक के पास करेंसी नोट छापने की मशीन भी है। तो केंद्रीय बैंक ऐसा क्यों नहीं करता है कि अंधाधुंध पैसा छाप देता और देश के हर आदमी को 2-2 करोड़ रुपया दे देता, देश का हर आदमी करोड़पति हो जाता कि नहीं? सर उससे इन्फ्लेशन। तो इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने वाला अगर कोई अर्थशास्त्री है तो वो अर्थशास्त्री फिशर है, ठीक है। जैसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि केंद्रीय बैंक के पास अगर पत्र मुद्रा जारी करने का मशीन है तो अंधाधुंध नोट क्यों नहीं छापता है? इसका जवाब फिशर ने दिया था। किस किताब में? तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी में। ये किताब कब पब्लिश हुआ था? 1911 में। दुनिया के जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों को एक संदेश दिया फिशर ने, एक मैसेज दिया। विकासशील देशों को ये मैसेज दिया कि नोट या करेंसी तुम मशीन से छाप सकते हो लेकिन वस्तुओं और सेवाओं को मशीन से छाप नहीं सकते हो। नहीं, अगर मान लीजिए आप करेंसी नोट छाप दिए तो लोग बाजार में लेकर के जाएंगे उस पैसा को, चूंकि फिशर कह रहा है कि मुद्रा का काम विनिमय करना है, लेन देन करना है, संचय करना नहीं है। तो लोग जब विनिमय करने के लिए बाजार में जाएंगे तो वस्तु जब नहीं रहेगा और सिर्फ मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो दुनिया के जो विकासशील देश थे, अब सोचिए फिशर रहने वाले अमेरिका के थे, एक विकसित देश के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, ये दुनिया के विकसित देश को देख के ये नहीं बनाए बल्कि विकासशील देशों को ध्यान में रख के बनाए। विकासशील देशों को ये संदेश देने का काम किए कि ज्यादा करेंसी नोट छाप देने से अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, कीमत स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां हम लोगों को समझना है कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा, फिशर अपने परिमाण सिद्धांत में क्या बता रहे हैं, मात्र 2-3 लाइन का बात है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। फिशर अपने सिद्धांत में यह समझा रहे हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए देश का केंद्रीय बैंक सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देती है, मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देती है, तो मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से कीमतों में भी वृद्धि हो जाएगा। और जब कीमत बढ़ जाएगा तो हम लोग सिंपल सा बात जानते हैं कि जब कीमत बढ़ेगा तो पैसा का जो परचेजिंग पावर है, पैसा की जो क्रय शक्ति है, वो घट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध होता है। ऑप्शन सुनिए, धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। ऋणात्मक गलत जवाब है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध होता है धनात्मक। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पकड़ लीजिएगा नहीं। क्वेश्चन रहेगा कि फिशर के अनुसार
मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। कीमत स्तर में और मुद्रा के मूल्य में परचेजिंग पावर ऑफ मनी में संबंध होता है। अब इसका आप जवाब बोलिएगा ऋणात्मक। क्लियर है? कीमत बढ़ेगा, वस्तुओं का या सेवाओं का जब कीमत बढ़ जाएगा तो पैसा का परचेजिंग पावर घट जाएगा। क्लियर है? अच्छा बताइए, अभी तक हम लोग जितना भी बात किए सारा बात लगभग दिमाग में बैठ गया है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि नहीं? बताइए, फिशर का किताब कब पब्लिश हुआ था? 1911। इनके किताब का नाम क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बताइए, फिशर रहने वाले कहाँ के थे? मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में फिशर कैसा संबंध बता रहे हैं? धनात्मक संबंध। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो कीमत स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे केंद्रीय बैंक अगर मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देती है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देती है, मुद्रा की पूर्ति अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। और कीमत स्तर बढ़ेगा तो कीमत स्तर के बढ़ने से मुद्रा का मूल्य घटेगा। तो कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध? ऋणात्मक संबंध। मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कैसा संबंध? धनात्मक संबंध। क्लियर? अच्छा, इसका उल्टा परिदृश्य आप सोचिए, इसकी उल्टी स्थिति सोचिए। मुद्रा की मात्रा घटेगा, यदि मुद्रा की मात्रा इकोनॉमी में घट गया तो मुद्रा की मात्रा घटने से कीमत स्तर भी घटेगा। क्लियर है? मुद्रा की मात्रा घटा तो कीमत स्तर भी घटा, और जब कीमत स्तर घटा तो मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है, मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ गए? आप लोगों से पूछेंगे कीमत स्तर जब बोले, हाँ, तो वस्तु का कीमत स्तर या मुद्रा का कीमत स्तर? मुद्रा का कीमत, वस्तु का कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्लियर है? तो हम लोग देख लिए, एक बार हम रिपीट कर लें कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ा तो कीमत भी बढ़ेगा, और जब कीमत बढ़ेगा तो पैसा का खरीदने की क्षमता घटेगा। एकदम सिंपल बात है कि नहीं? मुद्रा की मात्रा जब घटेगा तो मुद्रा की मात्रा घटने से क्या घटेगा? कीमत स्तर भी घटेगा। और जब कीमत स्तर घटा तो बोलिए, कीमत स्तर घटा तो पैसा का परचेजिंग पावर बढ़ गया। क्लियर है? यही बात समझाते रहे फिशर अपने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में, अपने लेन देन समीकरण में, अपने विनिमय समीकरण में। फिशर की मुद्रा कैसी मुद्रा है? उड़ती हुई। कैम्ब्रिज की मुद्रा, कैम्ब्रिज में कितने अर्थशास्त्री थे? कौन कौन थे? मार्शल, पीकू, रॉबर्टसन और केन्स। कैम्ब्रिज में कितने अर्थशास्त्री? कौन कौन? मार्शल, पीकू, रॉबर्टसन और कैम्ब्रिज की मुद्रा, फिशर की मुद्रा। कहाँ के रहने वाले थे फिशर? फिशर की किताब का नाम क्या है? फिशर का किताब कब पब्लिश हुआ था? क्लियर? अब देखिए, फिशर के परिमाण सिद्धांत को एक अर्थशास्त्री हैं जो अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। वो अर्थशास्त्री है टॉसिंग, प्रोफेसर टॉसिंग। इनकी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और हम आप लोगों से एक एक करके पूछेंगे। ठीक है? मात्र 1 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। टॉसिंग ने क्या कहा? फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में ये बताए कि अन्य बातें जब समान रहे, हम लोग जानते हैं अन्य बातें समान रहने का मतलब उस नियम के मान्यताओं से। टॉसिंग बोल रहे हैं कि जब अन्य बातें समान रहे और मुद्रा की मात्रा को जब दुगना कर दिया जाएगा, मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? क्या बोले बताइए? मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। लेकिन
मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। आधा रह जाएगा, हाँ ठीक। क्लियर? आधा। फिर से रिपीट करें। हाँ। टॉसिंग बोल रहे हैं कि मुद्रा अन्य बातें समान रहे, मुद्रा की मात्रा को जब हम लोग दुगना करेंगे तो मुद्रा की मात्रा दुगना करने से कीमत स्तर भी दुगना हो दुगना हो जाएगा, जाएगा। लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसका उल्टा भी बोले कि जब अन्य बातें समान रहे, मुद्रा की मात्रा को आधा किया जाएगा तो कीमत स्तर भी आधा रह जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? ये बात कौन बोल रहे थे? टॉसिंग। अच्छा, ये बताइए, जब एक लाइन जब इनका डेफिनेशन आप सुने तो आप लोग एक बात का अनुमान लगा लिए होंगे कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में ये आनुपातिक संबंध की बात कर रहे हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा को 4 गुना हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका मतलब कीमत स्तर भी 4 गुना बढ़ेगा। मुद्रा की मात्रा को 10 गुना बढ़ाएंगे तो कीमत स्तर भी 10 गुना बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहां से ऑब्जेक्टिव सुनिए। ऑब्जेक्टिव रहेगा, फीसर ने मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंधों की बात की, आनुपातिक संबंधों की, ऋणात्मक संबंधों की, सिर्फ धनात्मक संबंधों की, इनमें से कोई नहीं। आनुपातिक संबंध की बात कर रहे थे। फीसर के सिद्धांत को ही टॉसिंग अपने शब्दों में व्यक्त किया। क्या बोला कि मुद्रा की मात्रा को अन्य बातें समान रहे, मुद्रा की मात्रा जब दुगना होगा तो कीमत स्तर भी दुगना होगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसका उल्टा बोली कि मुद्रा की मात्रा को आधा किया जाएगा तो कीमत स्तर भी आधा रह जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? हम लोग मान्यताओं पर आएंगे, जो कि देखिए किसी भी नियम की मान्यता को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। अगर मान्यता आप समझ गए ना तो समझिए कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान्यता से पूछ देता है कि फीसर के परिमाण सिद्धांत की निम्न मान्यता में कौन सही है। अगर गलत छापना है तो हमको जो सही है वो जानना पड़ेगा ना, और सारा मान्यता जानना होगा। ठीक है? तो हम लोग देख लिए कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कैसा संबंध बता रहे थे? धनात्मक संबंध और आनुपातिक संबंध। धनात्मक संबंध भी बताए, और अगर मुद्रा की मात्रा 5 गुना बढ़ेगा कीमत स्तर भी 5 गुना बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है वो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है फीसर अपनी बातों को समझाने के लिए एक इक्वेशन का सहारा लिया। इस बार 2017 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था वो फीसर और कैम्ब्रिज दोनों से क्वेश्चन रहा था। कैसा क्वेश्चन रहा था तो देखिएगा, फीसर अपनी बात को समझाने के लिए एक इक्वेशन का यूज कर रहा है। एक इक्वेशन दी फीसर, इक्वेशन था P = mv/t। ये फीसर का इक्वेशन है। ठीक है? एकदम आप याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा कि यहाँ P क्या है, M क्या है, V क्या है, T क्या है। ठीक है? P का मतलब है कीमत स्तर, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर या कीमत स्तर। M है मुद्रा की मात्रा, V मुद्रा का चलन वेग, और T वस्तु और सेवा की मात्रा। याद हो गया क्या? पूछा जाए, बोलिए T क्या है? T वस्तु और सेवा की मात्रा। अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवा की मात्रा है उसको फीसर यहाँ T बोल रहे हैं। बोलिए V क्या है? मुद्रा का चलन वेग है। और M क्या है? मुद्रा की मात्रा है। और P प्राइस लेवल है। क्लियर? देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस बार एग्जाम में पूछा था 2017 के टीजीटी के एग्जाम में कि फीसर के समीकरण में V का अर्थ है। ठीक है? अब 4 ऑप्शन दे देगा। V वस्तु और सेवा की मात्रा है, V कीमत स्तर है, V मुद्रा की मात्रा है, V मुद्रा का चलन वेग है। V क्या है? चलन वेग। क्लियर है? एकदम ऑब्जेक्टिव आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए फीसर की किताब का नाम क्या था? कब? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कब प्रकाशित हुआ था? फीसर मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कैसा संबंध बताया? धनात्मक और आनुपातिक संबंध बताया। क्लियर? उसके बाद बताइए फीसर रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। बताइए फीसर जो पहला इक्वेशन दिए वो इक्वेशन क्या था? P = mv/t। अच्छा बोलिए अमरेश सर,
इसको हम लोग लिख सकते हैं PT इक्वल टू MV। जी पीटी लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलिए T क्या है? टी हो गया वस्तु एवं सेवा की मात्रा। V बोलिए चलन किसका चलन वेग? मुद्रा की मुद्रा का चलन वेग। M बोलिए मुद्रा की मात्रा मुद्रा की मात्रा। और P क्या है? कीमत स्तर हो गया। P है प्राइस लेवल। कीमत स्तर। क्लियर? इसका मतलब क्या है उसको समझिए। ठीक है, जैसे ये समीकरण फिशर दे दिए, कई बार क्या होता है ना कि खाली हम लोग तथ्यों को रट लेते हैं और रटने की वजह से जो है ऑब्जेक्टिव नहीं सही कर पाते हैं। रटना भी जरूरी है दिमाग में। जैसे मान लीजिए कुछ जगह भी क्या है, टी क्या है, तो वहाँ अगर आप मेमोरी बेस्ड स्टडी आपका नहीं है, आप नहीं याद किए हुए हैं, याद नहीं रखे हुए हैं, तो उसको सही करना मुश्किल है। लेकिन अगर इसके अर्थ से इसका क्या मतलब निकलता है तो उससे क्वेश्चन रहे तो वहाँ समझना जरूरी है। तो दोनों चीज जरूरी है। मेमोरी स्टडी भी हम लोगों को, मेमोरी लेवल का भी स्टडी जरूरी है और कॉन्सेप्ट लेवल का भी स्टडी जरूरी है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, बोलिए P क्या है? कीमत स्तर। M क्या है? मुद्रा की मात्रा। V क्या है? मुद्रा का चलन। T क्या है? वस्तु और सेवा की मात्रा। कैम्ब्रिज में कितने अर्थशास्त्री थे? चार। कौन कौन थे? रॉबर्टसन और शेल्स। कौन कौन? पीगू मार्शल पिगू रॉबर्टसन और केन। फिशर की मुद्रा कैसी मुद्रा है? उड़ते हुए। कैम्ब्रिज की मुद्रा कैसी मुद्रा है? कैम्ब्रिज की मुद्रा बैठी हुई मुद्रा। क्लियर? कौन बोला था कि खर्च करके आनंद लेना चाहिए जीवन में और बचत करके आनंद लेना चाहिए? कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा था। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है। यहां फिशर ने कहा कि जो P है ये निष्क्रिय है, मतलब P किसी को प्रभावित नहीं करता है बल्कि P प्रभावित होता है। क्लियर है? P के बारे में फिशर ने कहा कि P बेचारा निष्क्रिय है, वो किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो किसी से प्रभावित हो रहा है। तो सवाल है किससे प्रभावित हो रहा है भाई? तो फिशर ने कहा कि ये M से प्रभावित हो रहा है, ये V से प्रभावित हो रहा है, ये T से प्रभावित हो रहा है, लेकिन स्वयं किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। क्लियर? इसलिए P को उन्होंने निष्क्रिय तत्व माना कि P किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि स्वयं बेचारा किसी से प्रभावित हो रहा है। क्लियर? तो फिशर के अनुसार P सक्रिय है, P निष्क्रिय है, दोनों है, निष्क्रिय है। ऑब्जेक्टिव का लेवल समझ रहे हैं? मतलब ऑब्जेक्टिव रियल में पकड़ा जा सकता है कि नहीं सर? एकदम। फिशर के किताब का नाम बोलिए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कब प्रकाशित हुआ था? 1911 में। अब बोलिए V क्या है? मुद्रा की चलन। M क्या है? T क्या है? V क्या है? कीमत। हम लोग इसका मतलब पर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए। फिशर शुरू में जब अपना समीकरण दिए थे तो उनका मूल समीकरण यही था। फिशर का ध्यान दीजिएगा, मूल समीकरण था P इक्वल टू mv/t। ये फिशर का मूल समीकरण है, ठीक है। लेकिन बाद में फिशर महोदय के दिमाग में एक बात आया कि उनके समीकरण में कुछ कमी है। हम ही लोगों को अपनी कमी बाद में समझ में आता है। नहीं, जिन चीज़ों के लिए हम लोग कभी कभी अड़ जाते हैं जीवन में कि यही सही है, लेकिन 10 सालों के बाद, 5 सालों के बाद हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम ही गलत थे। नहीं तो बाद में फिशर को जब अपना सिंहावलोकन किए, जब पीछे मुड़ करके देखे कि क्या कुछ कमी रह गया था क्या उनके समीकरण में, तो उनको लगा कि नहीं, ये कमी रह गया था। और अपने कमी को फिशर ने दूर किया ये समीकरण देकर। समीकरण दिया फिशर ने P इक्वल टू mv प्लस m डैश v डैश बाई t। क्लियर? मूल समीकरण फिशर का क्या था? mv/t। P इक्वल टू mv/t। P क्या है? M क्या है? M क्या है? मुद्रा की मात्रा। V क्या है? ये मूल समीकरण था फिशर में। लेकिन बाद में फिशर महोदय ने क्या महसूस किया कि उनके समीकरण में कुछ कमी रह गया है। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था शुरू में साख मुद्रा की मात्रा को और साख मुद्रा के चलन वेग को। क्लियर है?
बाद में वो दो चीजों को शामिल किए। यहाँ M1 का मतलब क्या है बोलिए? सात मुद्रा की मात्रा। हम नहीं लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को याद करना है, हर बात लिखने की जरूरत तो नहीं है। बोलिए M1 के बारे में फिर सर ने क्या कहा? सात मुद्रा की मात्रा। और V डैश के बारे में कहा सात मुद्रा का चलन वेग। बोलो उज्ज्वल, अगर इससे रिलेटेड का ऑब्जेक्टिव पूछ दे V डैश क्या है, V क्या है, M डैश क्या है, T क्या है, तो इससे ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा कि नहीं? बोलिए एक बार, V डैश क्या है? सात मुद्रा की चलन वेग। सात मुद्रा का चलन वेग। M डैश क्या है? सात मुद्रा की मात्रा। M क्या है? मुद्रा की मात्रा। V क्या है? मुद्रा की चलन वेग। और T क्या है? वस्तु और सेवा की मात्रा। T है वस्तु और सेवा वस्तु तथा सेवा की मात्रा। क्लियर? अच्छा एक बात बताइएगा कि मुद्रा की मात्रा का मतलब आप लोग जान रहे हैं। एक वर्ड आया यहाँ भी, मुद्रा का चलन वेग, इससे बार बार ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, मुद्रा के चलन वेग से कई बार ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हम लोग क्यों नहीं मुद्रा के चलन वेग को एक बार समझना जरूरी है कि नहीं? मुद्रा का चलन वेग से संबंधित हम आप लोगों को एक कहानी भी सुनाएंगे, और वो कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो कहानी आप लोग भी कहीं और शेयर कीजिएगा, ऐसा कहानी है। जैसे पहले जान लीजिए कि आखिर मुद्रा का चलन वेग है क्या। सुबह आप सब्जी वाले के पास गए होंगे, 20 रुपया सब्जी वाले को दिए होंगे, वो 20 रुपया सब्जी वाला फिर किसी और को दे दिया होगा, वो व्यक्ति फिर किसी और को दे दिया होगा, और वही 20 रुपया दिन भर में हो सकता है 100 लोगों के पास चला गया हो। क्लियर है? ये मुद्रा का चलन वेग है कि मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में विनिमय करने के लिए, लेन देन करने के लिए जितने हाथों पर तक पहुंचता है या जितनी बार प्रयोग किया जाता है, ये मुद्रा का चलन वेग है। क्लियर है? मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में लेन देन करने के लिए, विनिमय करने के लिए जितना बार प्रयोग किया जाएगा, ये मुद्रा का चलन वेग है। क्लियर? इसको ऐसे समझिएगा सर कि जैसे मान लीजिए 10 रुपया का एक नोट, हो सकता है कि 10 रुपया का एक नोट दिन भर में 1 लाख लोगों के पास जा सकता है नहीं जी? दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख। तो इसका मतलब है कि 10 रुपया का चलन वेग 1 लाख कहलाएगा। 10 रुपया का एक नोट दिन भर में अगर 1 लाख लोगों के पास जा रहा है तो इसका चलन वेग कहलाएगा 1 लाख। ठीक है? लेकिन ये है 10 रुपया का नोट, लेकिन ये 10 रुपया का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है 10 गुने 1 लाख। बोलिए क्या रुपया हो गया? 10 लाख। क्लियर है? भले नोट 10 रुपया का है, लेकिन मुद्रा के चलन वेग के कारण ये 10 लाख का काम कर दिया। अब आप लोग बोलिएगा कि इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण नहीं, दैनिक जीवन से जोड़ के कोई उदाहरण दीजिए। तो इसी के लिए हम आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार कहानी है, अच्छा लगेगा कहानी। कहानी ऐसा है कि एक वो शहर था, उस शहर में मंदी आ गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो सब आदमी उधार, जैसे मान लीजिए चतरा है, चतरा में अगर मंदी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम मनोज सर से ले लेंगे, मनोज सर अमरेश सर से ले लेंगे, नहीं इस तरह से हम लोग आपस में काम चलाएंगे। लंबे समय से हमारा उधार इनके पास रहेगा, इनका उधार इनके पास रहेगा, इनका उधार इनके पास रहेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो उस शहर था, उसमें मंदी आ गया था, लोगों के पास पैसा का अभाव था। ये वो बहुत बड़ा होटल था उस शहर में। अब उस शहर में क्या होता है कि ये विदेशी पर्यटक है, और विदेशी पर्यटक आ करके उसको उस शहर में रुकना था। अब रुकने के लिए होटल में गया और कहा कि भाई अपना कमरा दिखलाओ। तो होटल वाला कहा कि पहले 20,000 रुपया जमा करो। तो 20,000 रुपया वो जमा ले लिया। अब होटल वाला का बड़ी दिन से उधार था दवा दुकानदार के पास, और दवा दुकानदार रोज उसको फोन करता था। तो सोचा आज 20,000 रुपया आया है, बढ़िया मौका है, जाके आज उसको दे देते हैं। वो गया और दवा दुकानदार को 20,000 रुपया दे दिया। और दवा दुकानदार जो था वो सब्जी वाले का, जो सब्जी का थोक विक्रेता था, उससे 20,000 रुपया उधार रख लेता, और रोज तू मैं बोल रहा था भैया मेरा पैसा दो। तो सोचा कि चलो 20,000 रुपया आया है, आज जो है
सब्जी वाले को हम दे देते हैं। वो गया सब्जी वाले को 20,000 रुपये दे दिया। सब्जी वाला अपनी बेटी का शादी किया था होटल में, उसी होटल में, और उधार में किया था, पैसा उसे दिया नहीं था। और हुआ क्या कि बड़ी दिन से होटल वाला उसको तगादा कर रहा था सब्जी वाले को कि यार मेरा पैसा दो। तो वो सोचा कि आज 20,000 का आया है, ऐसा करते हैं आज हम भी कर्जा से मुक्त हो जाते हैं। और वो गया और होटल वाले को 20,000 रुपये दे दिया। विदेशी पर्यटक पूरा होटल घूम लिया और कहा कि यार तुम्हारा कोई कमरा रहने लायक नहीं है, मेरा पैसा लौटा दो। और होटल वाला जो है वो बेचारा विदेशी पर्यटक को पैसा दे दिया। तो बताइए, ये था वेलोसिटी ऑफ मनी। वही ना, ये है मुद्रा का चलन वेग। उसी से मुक्ति पा लिया। ये हम लोग यहाँ जो चर्चा किए कि भले 10 रुपया का नोट है, लेकिन ये काम 10 रुपया का नहीं कर रहा है, ये 10 लाख रुपया का काम कर रहा है। अगर मुद्रा का चलन वेग 1 लाख है तो मतलब ये हुआ कि 10 रुपया 10 लाख का काम कर रहा है। बोलिए सर, एकदम मुद्रा का चलन वेग दिमाग में बैठ गया कि नहीं? एकदम समझाया जा सकता है कि नहीं बच्चों? तो हम लोग यहाँ देखें कि फिशर ने पहला जो समीकरण फिशर का जो था वो था P = mv/t। बोलिए P क्या है? P कीमत स्तर है। M क्या है? मुद्रा की मात्रा। V क्या है? मुद्रा का चलन वेग। T क्या है? वस्तु और सेवा की मात्रा। फिशर को अपने समीकरण में ही कमी दिखा था, और फिशर 2 चीजों को और जोड़े थे। वो 2 चीज क्या था? साख मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा का चलन वेग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ हम लोगों को अजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। फिशर का पहला अजम्पशन है कि P निष्क्रिय है। अच्छा, ये साख मुद्रा क्या है? साख मुद्रा मतलब क्रेडिट मनी, उधार मुद्रा जो कॉमर्शियल बैंक जारी करता है, जो पैसा नहीं भी है मेरे पास, जो और कॉमर्शियल चीज को हम जैसे सर आप जो हैं घर आपको बनाना है और आप 25 लाख रुपया लोन ले लिए, अच्छा। वो साख मुद्रा है। साख मुद्रा है। ठीक है? तो फिशर जो है, अब उनके सिद्धांत को समझने के लिए हम लोगों को अजम्पशन पर आना होगा, और आप लोग खाली 5 मिनट सुन लीजिएगा, अजम्पशन याद हो जाएगा। ठीक है? पूरी मान्यता आपको याद हो जाएगा। पहला मान्यता तो यही था कि P निष्क्रिय है, ये प्रभावित होता है, प्रभावित करता नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है? पहला अजम्पशन याद हो गया? बोलिए क्या अजम्पशन था? P निष्क्रिय है, ये प्रभावित होता है, प्रभावित करता नहीं। अच्छा, किससे प्रभावित होता है? मुद्रा की मुद्रा की मात्रा से, साख मुद्रा की मात्रा से, वस्तु और सेवा की मात्रा से। इन चीजों से ये प्रभावित हो रहा है, इन चीजों को प्रभावित नहीं कर रहा है। ये पहला अजम्पशन था। क्लियर? अब दूसरा अजम्पशन सुनिएगा कि भी जो है, भी मानी मुद्रा का चलन वेग, जिसका कहानी हम लोग सुने हैं। मुद्रा का चलन वेग जो है वो कांस्टेंट है। मतलब बताया भी कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, M डैश कांस्टेंट है, V डैश कांस्टेंट है। क्लियर? फिशर ने ये कहा कि यहाँ M डैश, V डैश, T, V सभी स्थिर हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। क्लियर? तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अरे भैया जब सबको तुम कांस्टेंटे रखा है तो समीकरण काहे नहीं दे दिया P = M? नहीं, तो कह रहे हो कि सब कांस्टेंट है, V डैश कांस्टेंट है, M डैश कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है। इसका मतलब फिशर ने ये बताया कि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। क्लियर? मुद्रा की मात्रा बढ़ा तो कीमत स्तर भी बढ़ा। यदि मुद्रा की मात्रा घटा तो कीमत स्तर भी घटा। ये तो समझ गए? ये तो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। क्लियर? तो फिशर का अजम्पशन हम लोगों ने देखा कि फिशर ने V डैश को, M डैश को, V को, T को क्या माना? कांस्टेंट माना, स्थिर माना। क्लियर? फिर हम लोग देखें कि फिशर P के बारे में क्या बोले कि P जो है निष्क्रिय है, ये प्रभावित करता नहीं, प्रभावित होता है। क्लियर? किससे होता है ये भी हम लोग देख लिए। 2 अजम्पशन आप लोगों को याद हो गया होगा। T के संदर्भ में कहा कि T मुद्रा के मात्रा से प्रभावित नहीं होगा। T वस्तु जो T वस्तु और सेवा जो है ये मुद्रा की मात्रा से प्रभावित नहीं होगा,
बल्कि टी किससे प्रभावित होगा? हम नहीं बोल रहे हैं, फिशर बोल रहे हैं। हाँ। फिशर बोले कि टी प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होगा, पी जो है उत्पादन के साधनों से प्रभावित होगा, वस्तु और सेवा उत्पादन के साधनों से प्रभावित होगा, और ये टेक्नोलॉजी से भी प्रभावित होगा। नहीं, जैसे अभी हम लोग उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो आज अभी क्लास में बैठे हुए नहीं हैं, वैसे लोग भी आज हम लोगों की क्लास का आनंद ले लेंगे कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा जो है ये टेक्नोलॉजी से प्रभावित होगा, उत्पादन के साधनों से प्रभावित होगा, ये मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होने वाला चीज नहीं है। तो 3 अजम्पशन हम आप लोगों को बोले और तीनों आप लोगों को याद हो गया। बोलिए पहला क्या बोले थे? पहला पी जो है किसी से पी किसी को प्रभावित नहीं, बल्कि पी क्या हो रहा दूसरे से प्रभावित हो रहा है, कर नहीं रहा। दूसरा बोलिए, एम के अलावा सब कांस्टेंट। हाँ, एम के अलावा सब कांस्टेंट। कौन कौन कांस्टेंट है उज्जवल बताओ? भी कांस्टेंट है, एम डैश कांस्टेंट है, भी डैश कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। क्लियर? सिर्फ मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में फिशर ने कैसा संबंध बताया? धनात्मक संबंध भी बताया और अनुपातिक संबंध भी बताया। क्लियर? यहां तक बात एकदम समझ गए? फिशर का चौथा अजम्पशन सुनिएगा। फिशर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, मतलब ये क्लासिकल थ्योरी से प्रभावित व्यक्ति था। हाँ। क्या? हाँ। देखिए इसलिए भी कि हम लोग अभी चर्चा किए थे कि फिशर की किताब 1911 में पब्लिश हुआ था, और हम लोग ये बात जानते हैं कि केन्स की किताब 36 में पब्लिश हुई, 1936 में। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का जो पब्लिकेशन है 1936 है ना। और जो केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये 1936 के बाद प्रसिद्ध हुआ। 1936 का जो पीरियड था ये प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का पीरियड था, इसलिए फिशर भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से ही प्रभावित थे, और ये अर्थव्यवस्था में मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है। क्लियर? यहां से कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसी तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा, बन जाएगा नहीं। जैसे एक सवाल और है कि कहां तक के एज को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, हम लोग सर उस पर आएंगे, ठीक है? अभी हम लोग फिशर पर पूरा फोकस कीजिए, ठीक है? हम लोग रोजगार सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग फिशर पर रहें। अच्छा, एक बार आप लोगों से पूछ लें, चीजों को हम लोग दोहरा लें। बताइए, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री 4 मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिए थे, वो 4 अर्थशास्त्री कौन कौन? मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, केन्स। बोलिए फिर से, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, केन्स। फिशर का मूल समीकरण बोलिए। P बाद में फिशर का समीकरण क्या हो गया? साख मुद्रा और साख चलन वेग दो ठो ऐड हुआ। क्लियर? तो समीकरण क्या हो गया? P = mv प्लस f डैश v डैश बाई t। 4 अजम्पशन बोले हम, चारों याद हो गया होगा? गीता जी बोलिए पहला अजम्पशन। पहला है कि P निष्क्रिय है, वो प्रभावित होता है, प्रभावित नहीं करता नहीं है। हाँ। दूसरा उज्जवल? दूसरा है तो ये, अरे सब कांस्टेंट है यार। हाँ, सब नहीं, एम के अलावा सब कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है? तीसरा बोलिए कि टी मुद्रा के मात्रा से प्रभावित नहीं होता, बल्कि ये टेक्नोलॉजी से प्रभावित होगा और प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित होगा। क्लियर? उसके बाद आप लोग बता दीजिए कि इसमें भी डैश क्या है? साख मुद्रा का चलन वेग है। साख मुद्रा, अच्छा मुद्रा का चलन वेग का मतलब समझ गए आप लोग? मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय में लेन देन करने के लिए जितना बार प्रयोग किया जाएगा क्या कहलाएगा? अच्छा, एक बात बताइए मनोज सर, कि अगर लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा, तो मुद्रा के चलन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, मुद्रा का चलन वेग घटेगा, मुद्रा के चलन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। भरोसा अगर रहेगा तो भार भी कम किया जा सकता है। हाँ? हिसाब से तो अगर भरोसा है गीता दी तो ट्यूशन फी आप 6 महीने बाद दीजिएगा। नहीं, अगर कमी हो जाएगा। हाँ, तो अगर भरोसा है तो मुद्रा का चलन वेग घटेगा। हम अगर आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो भैया मेरा ट्यूशन फी नगद चाहिए, तो मुद्रा का चलन वेग क्या होगा?
घटेगा। अगर भरोसा नहीं है तो तो बढ़ेगा। मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, क्योंकि उधार की प्रवृत्ति नहीं। समाप्त होगी। समाप्त होगी, हाँ। भरोसा नहीं रहने से क्या होता है? भरोसा नहीं रहने से नगद में काम होगा, नगद में काम होगा। भरोसा रहने से उधार होता है। हाँ, क्लियर? तो भरोसा रहेगा तो मुद्रा चलन में क्या होगा? घटेगा। अच्छा बताइए, एक चीज बताइए गीता दी, मान लीजिए कि पैसा ऐसे आदमी के पास चला जाए जो कंजूस है, हाँ, तो मुद्रा चलन में क्या होगा? घटेगा सर। अगर खर्चीला स्वभाव का आदमी के पास चला जाए तो बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। चलन बढ़ेगा। क्लियर? नगद की प्रवृत्ति रहेगा तो बढ़ेगा। उधार की प्रवृत्ति रहेगा तो घटेगा। भविष्य में दाम बढ़ने वाला है, हाँ, तो घट जाएगा चलन। भविष्य में दाम बढ़ने वाला है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि 2 घंटा बाद पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, क्या कीजिएगा? 2 घंटा के पहले पेट्रोल भरवाइएगा। हाँ, अधिक क्रय क्लियर है? अगर दाम बढ़ने वाला रहेगा तब कि मुद्रा का चलन वेग क्या होगा? बढ़ेगा। अगर दाम घटने वाला रहेगा तो घटेगा। घटने देंगे, उसके बाद कर देंगे। हाँ, सर यही सब चीजों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ढूंढ छिपे हुए हैं और यहीं से हम लोगों को ढूंढ के निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं ना यहीं बिखरा हुआ है। आज हम लोग जितना चर्चा किए उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जगह छिपे हुए थे, नहीं जहां से एक स्मार्ट सेटर जो है तो क्वेश्चन निकाल सकता है। ठीक है, भी डैश क्या है, एम डैश क्या है, मूल समीकरण क्या है, बाद में क्या जोड़ा था फिशर ने, फिशर की मुद्रा कैसी मुद्रा है, टी क्या है, सक्रिय है कि निष्क्रिय है। तो बोली सैकड़ों ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयार कर लिए कि नहीं? ये तो हम लोग समझ गए। अगर हम लोग इतना समझ गए तो थोड़ा सा हम लोगों को एक डायग्राम समझना होगा, बड़ी सिंपल है। और देखिए इस पहल से उन लोगों को भी फायदा होगा जो आज क्लास में नहीं है, नहीं वो लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे कुछ देर के बाद। देखिए डायग्राम क्या है, एक्स एक्सिस में मुद्रा की मात्रा है और वाई एक्सिस में कीमत स्तर है। बोलिए एक्स एक्सिस में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, वाई एक्सिस में कीमत स्तर। ये एक रेखा खींचे, ये मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर संबंध रेखा है। बोलिए क्या खींचे? मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर संबंध रेखा। हाँ, ठीक है, इसे क्या पता चल रहा है? दोनों मतलब आप देखिए अगर कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ रहा है तो कीमत स्तर भी बढ़ रहा है। मुद्रा की मात्रा एक्स एक्सिस में क्या? मुद्रा की मुद्रा की मात्रा, वाई एक्सिस में क्या? कीमत स्तर। मुद्रा की मात्रा बढ़ रहा है, कीमत स्तर भी बढ़ रहा है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले इसके आलोचनाओं पर, बहुत संक्षेप में देखेंगे। हम लोगों को 5 मिनट में समाप्त करना है क्लास। इसकी कुछ आलोचनाओं को देखिए जिस पर फिशर की खूब आलोचना हुई, बहुत शिकायत हुआ फिशर का। इस समीकरण में कमी क्या क्या था? सबसे पहला कमी तो यह था कि फिशर ने कीमतों के बढ़ने का सिर्फ एक कारण बताया, मुद्रा की मात्रा का बढ़ना, मतलब मुद्रा के पूर्ति का बढ़ना। ठीक है, ये पूर्ति पक्ष को ज्यादा महत्व दिए, मांग पक्ष को महत्व नहीं दिए। क्लियर है? फिशर की सबसे बड़ा आलोचना होता है कि फिशर ने कीमतों के बढ़ने का सिर्फ मौद्रिक व्याख्या किया, सिर्फ एक कारण बताया कीमतों के बढ़ने का, और वो कारण था मुद्रा की मात्रा का बढ़ना। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगा तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। फिशर ये बात नहीं जानते थे कि सरकार जो है तो उसके पास अगर एक तरफ से अगर आपके पैकेट में सरकार पैसा डाल रही है तो दूसरे पैकेट से पैसा निकाल भी रही है। अगर आपको 1000 रुपया स्कॉलरशिप दिया गया तो पता चला कि 800 रुपया टैक्स के माध्यम से सरकार आपके पैकेट से निकाल भी ली। फिशर ये बात नहीं समझ पाए। फिशर सिर्फ ये बताए कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा। फिशर नहीं जान पाए कि सरकार इतना बेवकूफ नहीं है कि अगर पैसा खर्च करती है तो वहां से पैसा वो निकाल भी लेती है। ठीक है, पहला मौद्रिक व्याख्या सिर्फ किए। और हम लोग जानते हैं कि कीमतों के बढ़ने के हजारों कारण होते हैं। नहीं, देखिए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट को बहुत स्मार्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोग्राम में थे तो पूरा गोपाल जी लगा के रख दिए और रिकॉर्डिंग हुई नहीं।
तो जिन लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए तो बात है जो मैंने दिखा है, हो रहा है। ठीक है। और जानते हैं सर बात ना जो हम ध्यान दे रहे हैं, हो रहा है। उज्ज्वल, हाँ। मतलब मेहनत हम लोगों का दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और जानते हैं जब अकेले हम वीडियो बना रहे होते हैं तो वहाँ हंस नहीं पाते हैं जी। समझे, बड़ा मुश्किल काम है वीडियो क्लास लेना, लेकिन आज सच पूछिए तो हम बहुत दिनों के बाद हंस पाए हैं। तो देखिए फिशर में आलोचना क्या क्या था हम लोग देख लिए। पहला आलोचना तो हम लोग देखें कि कीमतों के बढ़ने का सिर्फ एक कारण बताया, लेकिन हम लोग जानते हैं व्यापार चक्र के कारण भी कीमत स्तर घटता बढ़ता, ठीक है, पहला कमी था। ये मुद्रा के चलन वेग की बात तो करते हैं लेकिन वस्तुओं के चलन वेग की बात नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने भी की बात किया, भी डैश की बात किया फिशर ने, लेकिन वस्तुओं का भी चलन वेग होता है, नहीं होता है वस्तु का चलन वेग। जैसे कंपनी से सामान निकला तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर के पास आया, रिटेलर से हमारे पास आया, तो वस्तुओं का भी तो चलन वेग है। ये वस्तुओं के चलन वेग की बात नहीं की। और आलोचना ये होती है फिशर की कि इनका जितना अजम्पशन है सब अव्यवहारिक है। वो कहते हैं भी स्थिर है, भी स्थिर रहता है, व्यवहारिक जीवन में भी स्थिर नहीं रहता। इन्होंने कहा कि पी स्थिर है, वस्तु और सेवा की मात्रा भी स्थिर है, भी डैश स्थिर है, सारा चीज को स्थिर ही मान लिया। तो इनकी जो मान्यताएं थी वो भी ठीक नहीं, वो भी गलत मान्यताएं हैं। पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से आज फिशर को कंप्लीट किए, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को भी देखें। अब फिर हम लोग अपनी चर्चा कल करेंगे। इसको बंद करो यार।